जय हिंद प्यारे साथियों। आज से हम लोग क्लास 10 का हिंदी बुक जो चैप्टर 1 डॉक्टर है ना चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं दोस्तों कि हिंदी बुक में जो है यह टोटल जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में जो आएंगे वह 100 मार्क्स का आएंगे। कितने मार्क्स का आएंगे याद रखिए बच्चे, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको क्या रहेंगे तो कुछ बुक से क्वेश्चन रहेंगे और क्या रहेंगे तो व्याकरण रहेंगे। क्या रहेंगे तो है ना व्याकरण रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये चीज देखना है कि आखिर हम बुक का जो भी मतलब सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, कैसे हम चाहें कि मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, ठीक है। तो आइए मैं देखता हूँ है ना और प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने का, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना। पहला चैप्टर का नाम है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है बच्चे? श्रम विभाजन और क्या है तो जाति प्रथा है, ठीक है। और इसके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेखक जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। यानी कि अगर आप सबसे पहले लेखक परिचय को देख लेते, अगर आप लेखक परिचय को देख लेते हैं तो इससे भी क्या होते हैं है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और आपको याद ही करना होगा बच्चे, ध्यान रखिए। जैसे भी याद कीजिए, या हमारे वीडियो से याद कीजिए या किसी और की वीडियो से याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, पर आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। याद करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि हिंदी में आपको लिखावट अच्छी से अच्छी होना चाहिए, ठीक है। उस पर भी मार्क्स आते हैं। आइए देखते हैं लेखक परिचय को देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं बच्चे तो लेखक परिचय के बारे में। तो देखिए ध्यान से, संविधान का जनक क्या है तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं, ठीक है। यानी कि संविधान जो आज कानून जो लगा है, संविधान का अर्थ क्या होते हैं याद रखिएगा। संविधान का मतलब होता है दोस्तों है ना कानून। क्या होता है बच्चे? संविधान का मतलब होता है कानून होता है, ठीक है। तो कानून का जनक है ना, यानी कानून बनाने वाले कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इनका जन्म कब हुआ है तो 14 अप्रैल 1891 है ना, यानी कि भीविया याद रखेगा। यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ था तो मध्य प्रदेश, एमपी की मतलब क्या हो गया तो मध्य प्रदेश। जहाँ गांव पड़ता है इसको महू, क्या तो महू, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किनका तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, है ना। ये जाति कौन से जाति थे तो महार, जिसको हम लोग बोलते हैं डोम। क्या बोलते हैं डोम, ठीक है। यानी कि यह एक डोम यानी कि महार जाति के थे। इनके माता का नाम क्या है? इनके माता का नाम है भीमा बाई। क्या है इनके माता का नाम तो भीमा माई है। और पिता का नाम क्या हो गया तो याद रखिएगा बच्चे रामजी सकपाल। क्या है तो रामजी सकपाल इनके क्या तो पिता के नाम हुए, ठीक है। यानी कि एक एक करके आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए ध्यान से, इनके विवाह, विवाह जो है कब होता है तो 1906 में। कब होता है इनका विवाह 1906 में होता है। और किसके साथ होता है तो रामाबाई के साथ। किसके साथ होता है तो रामाबाई के साथ इनको शादी हो जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक पास किए, कब मैट्रिक पास किए थे है ना, याद रखिए बच्चे ये मैट्रिक 1907 में पास किए हैं। जो आप लोग मैट्रिक का एग्जाम का है ना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1907 में ही पास किए। उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चे, ये पूना पैक्ट कब तो 1932 में। उसके बाद 3 प्रेरक इनके व्यक्ति में, यानी कि कोई होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ सुझाव देते हैं, है ना, हमारे संभावनाओं को समझाते हैं। हम गलत रास्ता पर चलते तो हमको सही रास्ता पर लाते हैं। यानी कि प्रेरक जिसको बोला जाता है। क्या बोला था बच्चे यहाँ रखिएगा तो है ना प्रेरक, है ना। तो कुछ प्रेरक इनके व्यक्ति, यानी कि 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने थे तो याद रखिएगा 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला का नाम था बुद्ध, दूसरा का नाम था कबीर और तीसरा का नाम था ज्योतिबा फूले। और यह क्वेश्चन आपके है ना जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है पूछा जाता है उसमें यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये 3 प्रेरक व्यक्ति में से कौन है, यानी कि बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले 3 व्यक्ति है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे कि प्रथम भाषण का सम्मेलन, यानी प्रथम भाषण सम्मेलन जो है वो कब तो 1936 में किया। कब 1936 में। कहाँ तो लाहौर में। कहाँ तो लाहौर में, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ तो याद रखे बच्चे वो लाहौर में। आगे देखिए ध्यान से, इनकी विख्यात भाषण, यानी विख्यात मतलब जो इम्पोर्टेंट है जो भाषण जो है वह कौन था तो याद रखिए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या बच्चे द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है इस, जिसका हिंदी अर्थ है ना अनुवाद क्या है तो लाला यादव ने किया है। कौन किया है तो लाला यादव ने। याद करिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है ना विख्यात भाषण जो है द एनालिहिशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी का अनुवाद
किसने किया? तो बोलिएगा ललाई यादव ने। किसने किया? तो ललाई यादव ने किया है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे। अगला है कि इनका संपूर्ण है ना वाग्मय यानी कि इनका संपूर्ण जो है वह वाग्मय यानी कि कब? तो 21 खंडों में बांटा। कितने खंडों में? तो याद रखिएगा वो 21 खंडों में बांटा गया बच्चे, ठीक है। और इनके कुछ प्रसिद्ध जो रचना है, जो इम्पोर्टेंट रचना है वो कौन कौन है वो देख लीजिए ध्यान से। पहला रचना है वो हु आर दे, क्या है? तो हु आर दे। दूसरा है हु आर सुद्राज, क्या है? तो हु आर सुद्राज। तीसरा है द अनटचेबल, क्या है? द अनटचेबल है। और चौथा है द कास्ट इन इंडिया, क्या है बच्चे? द कास्ट इन इंडिया। इनकी ये प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए ध्यान से, इनकी मृत्यु है ना, इनकी मृत्यु कब हो जाता है बच्चे? तो 1956 में, है ना। कब हो जाता है? 1956 में। कहाँ होते हैं? तो याद रखिए बच्चे, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से कि ये है यहाँ से आपका निबंध, क्या है? तो निबंध जो सारांश के रूप में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर अगर निबंध को सुन लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से निबंध को है ना सुन लेते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ठीक है। बारीकी से आप खाली एक एक करके सुनिएगा बच्चा जी, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कहता है यहाँ पर निबंध है, शुरू होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के क्या है? तो रचनाकार, है ना, रचनाकार संविधान के निर्माता एवं गरीब का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है यह इस निबंध के रचनाकार है और संविधान के क्या है? तो निर्माता है। संविधान के क्या है? तो याद रखिए बच्चे, संविधान के निर्माता है। और गरीबों का मसीहा, गरीब मतलब समझते हैं ना, मसीहा का मतलब जो गरीबों को मदद करता है, ठीक है, वो मसीहा कहा जाता है। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इन्होंने है ना निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का कार्य किया है। यह जो निबंध जो है आखिर क्यों लिखा गया है ना, ये जो लिखे हैं ये क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि यह कौन जाति थे? याद रखिएगा, यह डोम थे। क्या थे? डोम थे। और पहले है ना इतना छूत इसको मानता था, सब इतना छूत मानता था कि अगर उसके दूरा के सामने अगर चला गया तो वहां पर पानी छीट दिया करते थे, ठीक है। यानी कि इसी बात को है ना समझाने के लिए कि आखिर जात पात कुछ नहीं होता है, ठीक, सिर्फ उसके कर्मों पर निर्भर करता है। तो इसी बुराई को है ना, देखिए ध्यान से, इसी है ना बुराई को मिटाने का कार्य किया है कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इससे लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद। क्या है? वो है तो जातिवाद का पोषक है। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग के वर्तमान समय के शिक्षित लोग भी है ना जात पात में छुआछूत की भेद करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जातिवाद का पोषक के मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, ठीक है, चाहे वो उसमें उसको मन लगे या ना लगे, उससे बेनिफिट हो या ना हो, है ना, वो जातिवाद के पोषक बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जातिवाद के पोषक कहे जाते हैं। वो इसको छोड़ करके वह कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से बताते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कि वर्तमान समय में भी, अभी भी, यानी कि जो शिक्षित जो लोग होते हैं, शिक्षित है ना होते हैं, वो जात पात छुआछूत की भेद भावनाओं को है ना बात करते हैं। अभी भी जो लोग होते हैं शिक्षित, वो पढ़े लिखे हैं, फिर भी है ना जात पात छुआछूत है ना इन सारी भेदभाव क्या करते बात करते हैं। और कुछ लोग भी जात पात, जाति प्रथा, श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या करते हैं? ये मानते हैं, ठीक है। और यह श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं जो बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच है ना नीच, अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भीमराव अम्बेडकर जी बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन है ना, क्या है? तो श्रम विभाजन है। तो लोग क्यों क्यों यहाँ पर ऊंच नीच, गरीब है ना अमीर, ये सब क्यों बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या बताते हैं कि मानव का जिस जाति, देखिए ध्यान से बच्चे, मानव का जिस जाति में जन्म होता है, मानव का जिस भी जाति हो या कोई भी कास्ट क्यों ना हो, जन्म होता है, वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो,
वह हमेशा के लिए उसी पेशा में बंध जाता है और ये सबसे बड़ी बेकार बात है, ठीक है। यानी कि मानव यानी कि जिस जाति में जन्म हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मानव अगर कुम्हार में जन्म हो, किसमें हो तो कुम्हार में हो, तो उसका एक ही पेशा होगा बर्तन को बनाना। और किसी का है ना अगर जन्म हो गया धोबी कास्ट में, तो उसका एक ही पेशा है कपड़ा धोना। यानी कि वह उसमें बेनिफिट इसको रुचि है या नहीं रुचि है, फिर भी उसको इसमें काम करना पड़ेगा और यह इस पेशे से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, ठीक है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या कहता है कि जाति प्रथा एक क्या है तो सामाजिक बुराई है। क्या है तो जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। वस्तुतः साबित होता है कि है ना जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। यानी कि इसमें जो बताया जाता है कि लोग जो है वह मनपसंद कार्य करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मनपसंद क्या कर ले, कार्य को करे, लेकिन नहीं कर पाता है और वह इस जाति प्रथा को वह श्रम विभाजन का रूप नहीं मानता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या कहता है कि जाति प्रथा, ध्यान से देखिए बच्चे, कि जाति प्रथा का जन्म पर आधारित जबकि श्रम विभाजन रुचि पर है, अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि श्रम विभाजन जो है वह उसकी कार्य कुशलता के अनुसार होना चाहिए, है ना। वो किस तरीके से कार्य को कर रहा है, किस तरह से कार्य को निपटा रहा है, उसके अनुसार ही करना चाहिए। तो इन सारी बातों को यहाँ पर सारांश खत्म होता है, जो इन बातों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बताना चाहते हैं और रियलिटी बात बताना चाहते हैं बच्चे। मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी इंसान देखिए, है ना, सबका तो ब्लड एक ही होता है ना, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। को थोड़ी ना मतलब क्या से वो मतलब कुछ कर ले ऐसा, है ना। जात बड़ा कास्ट का है तो बड़ा इंसान बन जाएगा, छोटा कास्ट छोटा इंसान हो जाएगा, है ना। आप बताइए कि यहाँ पर एक डोम है ना, जिसको डोम बोला जाता है, महार जिसको डोम कहा जाता है, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, इनके द्वारा संविधान लिखा गया और यह संविधान कानून होता है आज, जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। बताइए, आगे देखिए ध्यान से, आगे देखते हैं क्वेश्चन को, है ना, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लाया गया है और वही क्वेश्चन को लाया गया है जो लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा भी है वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक, देखिए ध्यान से, लेखक कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, यह आपके बुक का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या लिखे है, लेखक जिस विडंबना की बात करते, लेखक जो है जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। क्या है तो वो जातिवाद का पोषक है, क्योंकि जाति के रूप में लोग जो भी कन्वर्ट करते हैं, जो भी उसका काम होता है, उसका पोषक बन जाता है, ठीक है। उसी को बोलते जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावनाओं को रखते हैं। बात सही है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे अभी भी गांव है जो शिक्षित होने के बाद भी उसमें जात पात छुआछूत, है ना, इन सारी भावनाओं को वो रखते हैं। और विडंबना का स्वरूप, है ना, कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। यानी कि उसके कार्यों के हिसाब से, उसकी कुशलताओं के आधार पर, है ना, श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के अनुसार पर होना चाहिए। न कि अगर वो कुम्हार है तो बर्तन ही गढ़ेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर वह धोबी है तो वो कपड़ा ही धोएगा, दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है। इन सारी चीज को हटा देना चाहिए, है ना। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या है तो एक दूसरा रूप है। श्रम विभाजन है क्या, जाति प्रथा का क्या है तो बच्चे दूसरा रूप है। आगे देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति, है ना, देखिए ध्यान से, जातिवाद क्या बच्चे, जातिवाद के पोषक, है ना, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक जो है उसके तर्क में क्या क्या तर्क देते हैं। देखिए ध्यान से, आंसर क्या है कि जातिवाद के पक्ष में, है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी, जातिवाद के पक्ष में महान, है ना, संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, है ना, डॉक्टर भीमराव के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि
कार्यकुशलता के आधार पर, किसके आधार पर, तो कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, है ना। बात सही है कि मतलब कार्य के अनुसार ही, और हमको इच्छा है हम ये काम नहीं करेंगे दूसरा काम करेंगे, तो उसी के हिसाब से श्रम विभाजन होना चाहिए। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या है, दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है वह जाति प्रथा का क्या है दोस्तों, है ना, दूसरा रूप है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी कोई काम को कर सकता है। और मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना, वो करने वाले के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, वो छोटा भी काम को बड़ा कर देता है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है अगला थ्री में, थ्री में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चे, और एक एक कर क्वेश्चन को समझिएगा आप, ठीक है। थ्री में क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जातिवाद, देखिए ध्यान से बच्चे, कि जातिवाद के पक्ष में, है ना, किसके पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कि जातिवाद के पक्ष में जो भी दिया गया था तर्क, वो लेखक की आपत्तियां क्या है, लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, लेखक कहना चाहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत अच्छी बातों को कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार बताते हैं कि लोग जाति प्रथा में क्या होते हैं, बन जाते हैं, उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस काम के, यानी जिस काम पर आधार वो जिस कास्ट में है उस कास्ट के अनुसार उसमें क्या, उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कि मानव का जो पेशा है उसके अनुसार जीवन भर के लिए वो क्या होता है, उस पेशा में वो बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, वह अपने देश और समाज का विकास हो नहीं कर पाता है। यानी कि उसमें उसका रुचि हो या न हो, उस काम को उसको करने में लगे या न लगे, और वो काम उसको करना ही पड़ेगा। इससे हमारा देश क्या होगा, अविकसित होगा, विकास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इससे हमारा देश क्या होंगे, तो बच्चे विकास नहीं हो पाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है बच्चे कि जाति प्रथा, ध्यान से देखिए बच्चे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बना हुआ है, प्रत्यक्ष कारण, इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ क्या बताता है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, क्या हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में क्या है, एक बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। बस सही है कि जाति प्रथा जो है वह हमारे भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है, क्योंकि जाति प्रथा जो है वह क्या है, उसी के अनुसार लोग काम करना शुरू करते हैं। आगे देखिए, माना जाता है कि चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार जीवन भर बंध जाता है, माना जाता है ना। और पहले ऐसा भी होता है, ठीक है, पहले होता था कि मतलब जो भी मतलब है उसका पेशा है और माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर क्या होता थे, वो बन जाते थे, ठीक है, और वह दूसरा काम नहीं कर पाते थे। आगे देखिए ध्यान से, वह है ना, वह मनपसंद, है ना, वह मनपसंद कार्य जो है, काम जो है करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। वर्तमान समय में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है, अर्थात समय परिवर्तन के साथ साथ अगर अपने पेशे को, है ना, अगर अपने पेशे को नहीं बदलता है ना, नहीं बदलता है, तो उसे भूखा मरना पड़ सकता है। यानी कि अगर वह आने वाला दिन में, बताते डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी कि अगर अपनी पेशा को अगर नहीं बदलेगा तो आने वाला दिन में उसको भूखा मरना पड़ेगा, ठीक है। हिंदू धर्म में, यानी बताता है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति, है ना, दी जाती है।
जो हिंदू धर्म होते हैं उसमें जाति प्रथा है ना बदलने की पेशा को धर्म दी जाती है कि वो अपना पेशा को बदल सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग काम तौर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चे जी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सच्चे लोकतंत्र यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है, यानी कि लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है सच्चे लोकतंत्र के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताता है कि महान साहित्यकार, जो महान साहित्यकार एवं है ना संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को है ना आवश्यक माना जाता है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वह सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्र, समानता एवं बंधुता का आधारित समाज को एक आवश्यक समाज को मानते हैं। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मानते हैं। और हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, यानी कि जितने भी हम लोग हैं ना, अगर कंट्री में जितने भी लोग हम रहते हैं सब में क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चे भाईचारे रहना चाहिए। कहना चाहिए तो भाईचारे रहना चाहिए और यही संबंध होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्या कहता है कि किसी भी है ना किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेद भावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे और इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत रहेंगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि अगर छुआछूत भेदभाव इन सारी चीज़ क्या करते हैं, हम अगर हटा देते हैं तब जा करके हमारी है ना भावना मन है ना वो सब क्या होंगे, एक होंगे और अच्छे समाज का निर्माण हो पाएंगे तब जा करके, ठीक है, नहीं तो संभव नहीं है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है यहाँ से अगला आगे जो क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले वीडियो में क्या करूँगा, तो अगले वीडियो में आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो जो है आपको है ना समय समय से मिलता रहे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।